पीटीआई चाहती थी कि 5 सीनियर मोस्ट जो जजेस हैं उसके ऊपर आईनी बेंच बनाया जाए। ये मुतालबा आप अखीर में कर रहे मगर हमारा शुरू में यही रहा कि ये टाइम ही नहीं है अमेंडमेंट का। देखिए, एक मैंडेट डिस्प्यूटेड है, उस चीज़ से हम निकले ही नहीं है। ये तो आप उस वक्त करते हैं, रिफॉर्म्स की बात करें जब आप बेसिक डे टू डे प्रॉब्लम से तो निकल आए। अभी जिस हम भंवर में फंसे हुए हैं, देखिए लेकिन उस मुशावरे में तो आप शामिल थे नहीं, हमारी मौलाना साहब से इन चीज़ों पे, मगर हमारा कैटेगोरिकल ये रहा, इसीलिए हमने फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी उससे बॉयकॉट किया और अमेंडमेंट्स को अपोज किया। हम किसी तरह से भी इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं थे। बॉयकॉट किया था, मौलाना साहब ने ये कहा था कि उसके हक में वोट नहीं देंगे। तो ये करते रहते। सर दूसरा ये कि जहाँ तक मामला, देखिए एक आइनी तरमीम को, अब मेरे तो नज़दीक आइन इस हवाले से बड़ा क्लियर है कि आइन में जब एक तरमीम हो जाए दोनों हाउसेस की 2/3 से, तो आर्टिकल 239(5) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि नो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑन एनी ग्राउंड व्हाटसएवर। और इसी का नेक्स्ट सब आर्टिकल 6 कहता है, फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज़ हेयर बाय डिक्लेयर्ड that there is no limitation whatever on the power of the Majlis Shura Parliament to amend any of the provisions of the Constitution। तो मेरे नज़दीक तो इसके बाद कि आइनी बेंच में लगना है, फुल कोर्ट लगना है, मेरे नज़दीक तो ये सवाल की बेमानी है। प्रिंसिपल है हमारे आइन के अंदर जिसमें आप अदलिया की आज़ादी को लिमिट नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट की। ये जो आपकी 26वीं आइनी तरमीम है ना, बराह रास्त उससे मुतसादिम है। पता नहीं आप लोग जो मर्जी कहें, लेकिन मैं इससे कन्विंस नहीं हूँ, क्योंकि आप लोग उसको लिमिट कर रहे हैं। उसकी 18वीं तरमीम चैलेंज हुई, 21वीं तरमीम चैलेंज हुई, सुप्रीम कोर्ट इससे बहुत आगे आ चुकी है। इसको ऑलरेडी वो इंटरप्रेट कर चुके हैं, इसकी कॉग्निजेंस ले सकते हैं। अब देखना ये है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के प्रिंसिपल पे हमला हुआ है कि नहीं है, ये कोर्ट ने डिटरमिन करना है। और किस कोर्ट ने करना है ये भी सवाल फुल कोर्ट ने करना है। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का आज वाला फैसला बेसिकली उसकी तरफ इंडिकेशन है। उन्होंने आर्टिकल 203J का हवाला दिया है कि फुल कोर्ट, और फुल कोर्ट कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा उसका सिर्फ और सिर्फ इख्तियार चीफ जस्टिस के पास है। और देखिए जी, देखिए विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजेस, मंसूर अली शाह साहब की पहले भी एतराज़ात थे। ही इज़ वन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ही इज़ ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द जुडिशल कमीशन, जो कि फिर ये आइनी बेंचेस लगाता रहा है। उसी आइनी तरमीम के तहत फिर बेंचेस या रोस्टर ऑफ जजेस जिसने फिर आगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाने हैं, वो उसका तयन तो जेसीपी की मीटिंग्स में होता रहा है। मंसूर अली शाह साहब भी उसमें शामिल रहे, और उसमें बल्कि मेरे ख्याल से कुछ जजेस ने तो अपने नाम भी प्रपोज करते रहे सुप्रीम कोर्ट के, जब ये पहली दफ़ा मीटिंग्स हुई थी और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बने थे। तो देखिए वो तो इन इफेक्ट आ गया है। और ये यही जज हजरात जो हैं, दे हैव बीन सिटिंग इन मीटिंग्स ऑफ द जुडिशल कमीशन विच हैज़ बीन अपॉइंटिंग दीज बेंचेस एज पर दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो मेरे नज़दीक तो जी अभी भी ये प्रैक्टिस ऑफ जो मेरे नज़दीक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को इस तरीके से चैलेंज करना या उसको कंसिडर करना भी विल बी जुडिशियल ओवररीच। बट जुडिशरी कर ले तो शायद सुप्रीम कोर्ट बच जाए, अगर ना किया तो सुप्रीम कोर्ट बचेगा नहीं। देखिए बचना अगर तो गुड टू सी यू वाला कोर्ट बचना वाला कोर्ट है, तो फिर तो मेरे ख्याल से ये वाला मामला बेहतर है जी। गुड टू सी यू भी बचने वाला नहीं था, वो भी कुछ और तरफ चला। इससे पहले गुड टू सी यू ही था ना सर। एक सवाल जो मेरे जहन में आता है, माजी में 2 मौके ऐसे थे, आप मुस्तफ़ा साहब इसके ऊपर शायद बेहतर रोशनी डाल सकें। जब स्टॉर्मिंग ऑफ द कोर्ट हुई थी, PMLN ने वो वाक़या किया था, उस वक्त कोर्ट तकसीम हुई थी, आपकी सुप्रीम कोर्ट तकसीम हुई थी। फिर जस्टिस फाइज़ ईसा वो दूसरी तरफ खड़े थे, बाकी सुप्रीम कोर्ट के अक्सरीती जजेस एक तरफ खड़े थे। तो 2 बड़ी स्ट्रॉन्ग डिवीजन्स रिसेंट हिस्ट्री में हमारे पास मौजूद हैं। क्या हम उस तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे? अगर हम ये कहें कि सुप्रीम कोर्ट में डिविजन्स नहीं है तो ये गलत होगा। डिविजन्स तो हैं, वो तो सामने नज़र आ रही हैं। इस वक्त इन इफेक्ट 2 सुप्रीम कोर्ट्स ऑपरेट कर रही हैं, एक आईनी और एक गैर आईनी। अब हम ये कह नहीं सकते कि हमारी सुप्रीम कोर्ट की और आला अदालतों की इस मुल्क के अंदर कोई अच्छी तारीख है। निज़ाम इंसाफ के हवाले से देख लें तो हमारी दुनिया के अंदर जो रैंकिंग्स हैं वो बदतरीन रैंकिंग्स हैं। फिर डिक्टेटर्स को आइन के अंदर तरमीम करने देने का इख्तियार हो, सिविलियन वज़ीर आज़मों को जेलों के अंदर फेंकना हो। हमारी अदलिया की तारीख को इतनी शानदार नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हम ये समझते हैं कि ये 26वीं आइनी तरमीम के ज़रिए जो हमला किया गया है, उसमें आपने न सिर्फ कॉम्पोजिशन ऑफ बेंचेस भी अपने हाथ में ले लिए हुकूमत ने, एग्जीक्यूटिव ने। बहुत काबिल एतराज़ है, वो बहुत काबिल एतराज़ है। और साथ ही साथ आपने उनकी परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट करने का एक मैकेनिज्म भी बना दिया। तो वो जज साहिबान जो वहां पर बैठकर हमेशा अपने कंधे के पीछे देख रहे होंगे और उनकी कोशिश होगी कि हम हुकूमत के खिलाफ फैसले ना दें, कि हमारी जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर सवालात उठाए जाएंगे, हमसे बासपुरस होगी, तो आज़ादी कहाँ गई? तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो एक बुनियादी खदोखाल है हमारे आइन के स्ट्रक्चर का, उसको इस आइनी तरमीम ने हिट किया। और फिर
मैं वो कल परसों बिलावल भुट्टो साहब की स्टेटमेंट थी कि पार्लियामेंट का जो इख्तियार है हम उसको चैलेंज नहीं होने देंगे। अगर तो ये पार्लियामेंट अवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट होती तो सर तस्लीम खम था आपके सामने। देखिए ना, खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस सेनेट के हुए ही नहीं और सेनेट का जो कॉम्पोजिशन था वो नामुकम्मल था। रिजर्व सीट्स का फैसला वो आज तक इंप्लीमेंट नहीं किया गया। अगर ये दो फैसले अपने वक्त पर होते, सेनेट के इलेक्शंस भी हो चुके होते खैबर पख्तूनख्वा में, जो कि खैबर पख्तूनख्वा का हक था, रिजर्व सीट्स मिल चुकी होती तहरीक इंसाफ को, जो तहरीक इंसाफ का हक था, तो एक एक वोट से दोनों हाउसेस में, नेशनल असेंबली में भी और सेनेट में भी ये तरमीम पास हुई हैं। ये ना हो सकती फिर तो ये डिलिबरेटली मैनिपुलेट करके खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सेनेट के इलेक्शंस को भी रोक के रखा गया, रिजर्व सीट्स के फैसले को भी रोक के रखा गया। तो जहां पर इतना बड़ा पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि ये इलेक्शंस कैसे हुए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये जो मेजोरिटी जिसने ये पास किया वो इंजीनियर्ड है, वो इलेक्टेड नहीं है। और फिर हमने टीवी के ऊपर वो स्टेटमेंट्स देखी, हाउस के अंदर खड़े होके जो अख्तर मेंगल साहब की जमात से ताल्लुक रखने वाले जो सेनेटर थे, उन्होंने क्या कहा कि उनको गायब कर। अख्तर मेंगल साहब ऑन रिकॉर्ड है, मौलाना फजलुर रहमान साहब ऑन रिकॉर्ड है कि क्या हो रहा है। तो आपके साथ पिटिशनर है ना, वो तो कोर्ट को बराह रास्त बता सकते हैं। तो ये सारी चीजें अब इस तरीके से अगर आप फंडामेंटल चेंज करें आइन की और फिर आप कहें कि नहीं कि ये बड़ी मॉरल जस्टिफिकेशन है इस अमेंडमेंट की, तो वो नहीं है। और अगर अदलिया ने अपने आप को बचाना है फ्रैंकली, तो देखें ये जिस तरीके से मैं पिछले 20-22 साल से 2001 में लॉ किया, फिर इस प्रोफेशन से शुरू के 8-10 साल वाबस्ता रहा, एक बड़ी ऑनर की बात समझी जाती थी कि कोई अगर लीगल फ्रेटर्निटी में से जब कोई जज बनता था, एलिवेशन होती थी, एक ऑनर की बात थी। आज ये किस तरह कर रहे हैं, क्या प्रोसेस है? आप बार रूम्स में जाएं, लोगों से गुफ्तगू करें, इस सारे प्रोसेस की सैंक्टिटी खत्म होकर रह गई है। ये तो भर्तियां हो रही हैं। खैर उस पर मैं कमेंट नहीं करता, लेकिन ये बैरिस्टर उमैर साहब, ये जो डिवीजन है ये पॉजिटिवली इसको आउटकम होगा या इसका कुछ एक, क्योंकि दो मौके हमारे अभी रिसेंटली जो गुजरे हैं बड़े तगड़े वाले नहीं है। वो जो स्टॉर्मिंग ऑफ द कोर्ट वाला था उस वक्त तो 2 अदालतें लग गई थी। बेशक, बिल्कुल। देखें ओवरऑल देखें जजेज एक तरह से नहीं सोचते, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना चाहिए। आइन की इंटरप्रिटेशंस के सवाल होते हैं, लॉज की इंटरप्रिटेशन के सवाल होते हैं। अगर जजेज एक डिफरेंट उसमें ओपिनियन लगते हैं, डिसेंट करते हैं, और डिसेंट बड़ी ज़रूरी होती है। और मैं समझता हूँ कि अगर किसी फैसले में डिसेंट आती है तो ये एक खूबसूरती है, क्योंकि एक सोचने का नज़रिया है। मगर पॉलिटिकल लाइंस पे, अगर पॉलिटिकल कंसिडरेशंस पे चीज़ डिवाइड हो जाए, अगर सिस्टम की बका और जो है ना ख़त्म करने के लिहाज से हम उस तरह से सोचने लग जाएं और अलाइनमेंट अगर उस तरह से, फिर वो ख़तरनाक है, वो नहीं होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि 26वीं आईनी तरमीम ने उन चीज़ों को हवा दी है। बेसिकली तो उन्हें क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर ही अपनी राह को तकसीम भी करना है या यकजा करना है, जो भी करना है क्वेश्चन ऑफ लॉ रहना चाहिए। पॉलिटिकल कंसिडरेशन तो होनी नहीं चाहिए कि 26वीं आईनी तरमीम से अदलिया आज़ाद हुई है, मजबूत हुई है, या अदलिया की ज़्यादा सलब हुई है। इस सवाल का जवाब 100% सलब हुई। अभी आप अपॉइंटमेंट्स देख लें, अपॉइंटमेंट में जजेस क्या खुद नहीं एक्सप्रेस कर रहे कि हम तो आउट नंबर्ड हो गए, जो हुकूमत चाहती है। अगर 10 में से 12 जजेस जो है ना एक पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिकमेंडी हों और किसी हाई कोर्ट में आ जाएं, तो वो किस तरफ चीज़ें जा रही हैं? बिलाल साहब। नदीम साहब, मेरे सामने कॉम्पोजिशन है जी, ये जो अब JCP की कॉम्पोजिशन है, 13 मेंबर्स हैं और उसमें से जिसको आप हुकूमती या ट्रेजरी मेंबर कहें वो 4 हैं। इसमें अभी भी मेजॉरिटी जजेस की है। 5 सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, 2 अपोजिशन के मेंबरान हैं, 7 तो यही हो गए, 13 में से मेजॉरिटी यही बन गई। 4 हुकूमती या ट्रेजरी मेंबर्स बनते हैं, जो 2 जो आपके असेंबली और सेनेट से आने हैं, और लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल हैं, और एक टेक्नोक्रेट हैं टू बी नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर। चलें आप ये भी मान लें कि ये भी बार के नुमाइंदे भी आपके जी नहीं देखिए, ये तो फिर ये देखिए, अच्छा आप बार को भी मिला दें तब भी हम पूरे मेजॉरिटी नहीं बनती। आप खातून या माइनॉरिटी के रब को मिला लें, 6 लोग ये फिर भी बनते हैं। अगर आप इन सबको हमारे खाते में डाल दें। बाकियों में से मैं अभी राय नहीं दे सकता, राय दी तो कंटेम्प्ट के जुमरे में आ जाएगी, नहीं तो मैं राय दूं तो वो मसला हो जाएगा आपको। नदीम साहब बात ये है, नहीं देखिए, पाकिस्तान बार काउंसिल का अगर हुकूमती मौक़िफ़ को सपोर्ट करता है तो आपको वो कह दें हुकूमत का बंदा है। एक बंदा जो कोई माइनॉरिटी से, विमेन से, हुकूमत के मौक़िफ़ को अगर किसी असूल पे सपोर्ट करता है, वो भी जो स्पीकर साहब ने लगाना है वो भी वोट आपका है, जो बार का लगाते हैं वो भी आपका है। इवन देन अनलेस 5 सुप्रीम कोर्ट के जजेस और 2 आप सिर्फ ऑपोजिशन के मेंबर्स को कर ले तो ये 7 लोग दे फॉर्म द मेजॉरिटी ऑफ। सर बिलाल साहब, जो 5 सुप्रीम कोर्ट के जजेस वाली कंपोजिशन है ना, मैं उसके ऊपर टीवी पे बैठ के राय नहीं दे सकता। नहीं तो मैं राय दूंगा तो फिर मुझे भी नोटिस आ जाएगा। वो तो फिर आप कहते हैं ना कि कोई भी अगर शख्स जो है वो हुकूमती मौक़िफ़ को कंपोजिशन पे असरअंदाज होने की कोई भी कोशिश जो है ना वो दुरुस्त फैसला नहीं है। बात करने का
मकसद ये बेंचों है की तश्कील के कि ऊपर ये असरअंदाज होने की कोई सर, कोशिश तासुर यहाँ पे ये दिया जा रहा है जैसे हुकूमत बैठ के जजेस को अपॉइंट कर रही है। दिस इज नॉट द केस। द गवर्नमेंट हैज या ट्रेजरी के पास एक रिप्रेजेंटेशन जरूर है जीसीबी के अंदर, बेंच बनाने का तरीकाकार है जी, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाने का तरीकाकार है, वो काबिल इतराज है, वो दुरुस्त नहीं है। नहीं देखिए, अगर आप समझते हैं ऑटोनॉमी रहनी चाहिए थी, रूल बेस्ड सिस्टम होना चाहिए था। रूल बेस्ड ही होता है कि आप 5 सीनियर मोस्ट ले लेते, 7 सीनियर मोस्ट ले लेते, ताकि आप लोगों को उसमें अपनी पसंद नापसंद का दखल सरकार को नहीं देखिए, ये जुडिशियल कमीशन फैसला करता है और उसके अंदर हुकूमत की भी रिप्रेजेंटेशन है, पहली दफा ऑपोजिशन की भी रिप्रेजेंटेशन है, मेजॉरिटी सबसे बड़ा उसमें ग्रुप आज भी जजेस का है और देयर इज फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पार्टीज, बल्कि फर्स्ट टाइम ऑपोजिशन को भी इसमें ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिएगा।